नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। तो फैराडे ने जब इन रेखाओं के बारे में बताया तो उन्होंने इन रेखाओं को कहा विद्युत बल रेखाएं, लेकिन ये रेखाएं विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती है तो इनको विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहा जाता है। तो इन रेखाओं को फैराडे ने क्यों बताया, तो इसका एक कारण था। कारण देखते हैं पहले। तो विद्युत बल रेखाएं किसको दिखाती है? विद्युत क्षेत्र को दिखाती है। तो विद्युत क्षेत्र को दिखाती है तो उस क्षेत्र को ऐसे तो हमने पता कर लिया कि एक आवेश को लाए और वो उसने बल का अनुभव किया तो पता लग गया कि यहाँ आसपास विद्युत क्षेत्र है, लेकिन उसको पेपर पर या ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ लाइनें ड्रॉ करनी पड़ी और उन्हीं लाइनों को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो कारण क्या था? विद्युत क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण। विद्युत क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण। विद्युत क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण इसका कारण था। अब ये जो लाइनें ड्रॉ की, जो फैराडे ने लाइनें ड्रॉ की, वो ऐसे कॉन्टिन्यूअस लाइनें ड्रॉ की, उसने ऐसे टूटी हुई लाइनें ड्रॉ नहीं की। तो जो ये रेखाएं होती है वो होती है कॉन्टिन्यूअस यानी सतत। तो इसके बारे में लिखते हैं। ये लाइनें होती है सतत या कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब देखते हैं लाइन कैसे ड्रॉ की। माना कि उसने ऐसे एक कर्व ड्रॉ किया, थोड़ा इसको और स्मूथ बनाते हैं। थोड़ा उसने ये कर्व ड्रॉ किया, ऐसे उसने बहुत सारी लाइनें ड्रॉ की जिसको कि विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो उसमें एक लाइन को लेके देख रहे हैं, तो इस लाइन पर हमें देखना है कि इस लाइन पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो यहाँ पर अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग क्षेत्र की दिशा होगी और वो दिशा होगी किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा के अनुदिश। तो यहाँ पर एक बिंदु ले लिया, मानो यहाँ लिया एक बिंदु P, यहाँ एक बिंदु ले लिया Q। तो P बिंदु पर देखते हैं हम विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो ये हमने एक स्पर्श रेखा खींची और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी दिशा भी इसी स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींची तो इसको क्या कहेंगे? P बिंदु पर स्पर्श रेखा, और इसको कहेंगे Q बिंदु पर स्पर्श रेखा। Q बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची तो Q बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो इसी स्पर्श रेखा के अनुदिश आया। उसकी दिशा क्या है? यही स्पर्श रेखा। वैसे इस पर अनंत इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे जिन पर की अलग अलग स्पर्श रेखाएं आएंगी और उन पर विद्युत क्षेत्र की दिशा स्पर्श रेखा के अनुदिश ही होगी। देखते हैं आवेश। आवेश कैसे विद्युत क्षेत्र पैदा करता है। तो पॉजिटिव आवेश लेते हैं। माना कि ये एक चार्ज है, ये इसका सेंटर और ये पॉजिटिव। तो हमने देखा था पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ विद्युत बल रेखाओं की दिशा बाहर की तरफ होती है, लेकिन ये बल रेखाएं सेंटर से होके जाती है। जो सेंटर से होके जाती है इस कारण से इसको त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या का क्या मतलब है? माना कोई ये गोला है, ये इसका सेंटर, ये इसकी त्रिज्या। तो त्रिज्या सेंटर से नापी जाती है। त्रिज्या हमेशा सेंटर से नापी जाती है। तो जब इसके सेंटर से ये एक लाइन गुजरेगी, तो कोई भी लाइन इसके सेंटर से गुजर रही है तो उसको त्रिज्या कहेंगे। तो त्रिज्या बाहर की तरफ क्या निकलेगी? पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये मैं 2D में बना रहा हूं, लेकिन ये 3D में होती है। 3D में चारों तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है। तो ये क्या हुई? त्रिज्या बाहर की ओर। वैसे ही देखते हैं नेगेटिव चार्ज में, ये पॉजिटिव लिया था, वैसे ही इधर लेते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है? त्रिज्या अंदर की तरफ,
ये एक रेखा आई अंदर और सेंटर पे आके रुकेगी। ये अंदर की तरफ आई, वैसे ये अंदर की तरफ आई, अंदर की तरफ आई, चारों तरफ से 3D में ये आती है। ये इन रेखाओं की रचना त्रिविमीय होती है। ठीक है, चारों तरफ से ये आ रही है। अब देखते हैं इनको, ये दोनों अलग अलग स्टडी कर ली। अब इनको कुछ थोड़ी दूरी पर रख के देखते हैं, थोड़ी दूरी पर एक साथ रखते हैं इन दोनों को, फिर देखते हैं क्या होता है। थोड़ा आगे हम पढ़ेंगे कि बहुत कम दूरी पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को रखने पर क्या होता है, ये एक द्विध्रुव बनता है, जिसको कि विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो अभी देखते हैं, माना ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज त्रिज्य बाहर की तरफ विद्युत बल रेखाएं बनाता है, त्रिज्य बाहर की तरफ एक इधर विद्युत बल रेखाएं बनाएगा, एक विद्युत बल रेखा त्रिज्य बाहर की तरफ इधर बनाएगा। और नेगेटिव देखा था हमने, त्रिज्य अंदर की तरफ बनाता है, और इसकी वजह से त्रिज्य अंदर की तरफ एक बल रेखा इधर से जाएगी। तो क्या हुआ कि ये जो पॉजिटिव से एक बल रेखा निकल रही थी, यही इसके अंदर चली जाएगी। तो यहाँ क्या हुआ, ये इसमें से निकली यहाँ पर चली जाएगी। एक विद्युत बल रेखा यहाँ से निकलेगी और इसमें एक विद्युत रेखा यहाँ से जाएगी। तो इन बल रेखाओं ने क्या किया, पॉजिटिव से निकली है और ये यहीं से घूम के इसमें चली गई। वैसे ही यहाँ से घूम के यहाँ चली गई, यहाँ से घूम के यहाँ चली गई, यहाँ से घूम के यहाँ चली गई। ठीक है, वैसे यहाँ से ये बल, इन बल रेखाओं का झुकाव नेगेटिव की तरफ होगा, नेगेटिव इनको अपनी ओर आकर्षित करेंगी। केवल एक 180 डिग्री पर एक रेखा होगी इधर की तरफ जो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, और सभी रेखाओं को नेगेटिव अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ठीक है, इसमें से प्रवेश करेगी पॉजिटिव की तरफ से और ये बिल्कुल सेंटर पे जाएगी। ये सारी रेखाएं एक 180 पर जो इधर से आएगी। ठीक है, ये होता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब देखते हैं, दोनों पॉजिटिव लेके देखते हैं क्या होता है। तो यहां लेते हैं एक पॉजिटिव और यहां लेते हैं एक पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव में क्या होता है, दोनों बाहर की तरफ निकलती है। यहां से एक बाहर की तरफ निकली, इधर से एक बाहर की तरफ निकली, यहां से एक बाहर की तरफ निकली, यहां से एक बाहर की तरफ निकली। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है और इसकी वजह से क्या होगा, दोनों को आपस में कैंसिल आउट कर देगी। तो यहाँ पर अक्ष पर कोई भी रेखा नहीं बचेगी। एक रेखा यहाँ से निकलेगी, एक रेखा यहाँ से निकलेगी, तो दोनों में प्रतिकर्षण होगा। तो ये जो रेखा यहाँ से निकल रही है, इसको ये रेखा यहीं से ऊपर घुमा देगी और इसको भी यहीं से घुमा देगी। तो देखते हैं अब कैसे बनती है ये रेखाएं। अक्ष पर तो कोई भी रेखा नहीं होगी, यहाँ जो रेखा होगी ऐसे 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 ये सारी बाहर की तरफ होगी। वैसे ही इसमें इनकी डायरेक्शन होगी इस पॉजिटिव से दूर और इसकी होगी इस पॉजिटिव से दूर की तरफ इधर। तो यहाँ पर जो इसका अक्ष है, ये इसका अक्ष है और यहाँ पर इसका ये अक्ष है। तो ये जो अक्ष देखा हमने यहाँ पर विद्युत रेखाओं की संख्या बहुत ज्यादा है इसके अक्ष पर, और इसका जो ये अक्ष है यहाँ पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या है ही नहीं है, वो बहुत कम है।
तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव या विपरीत आवेश हमने लिए तो अक्ष पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा आई, और जब सेम आवेश लिए तो हमने पाया कि विद्युत बल रेखाओं की यहाँ संख्या कोई नहीं है या बहुत कम विद्युत बल रेखाएं हैं। तो हमने यह निष्कर्ष निकाला, ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं सघन है। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, सघन। तो ये सघन होने का क्या मतलब निकला, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे या आकर्षित करेंगे। तो ये क्या कारण है, आकर्षण का कारण। विद्युत बल रेखाएं यदि अक्ष पर सघन है तो ये आकर्षण का कारण है। यहां पर अक्ष पर विरल है, अक्ष पर विद्युत बल रेखाएं, अक्ष पर विद्युत बल रेखाएं क्या है, विरल है। इसका क्या मतलब निकला, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो ये प्रतिकर्षण का कारण बनती है, प्रतिकर्षण का कारण। ठीक है, तो देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट करते हैं, किसकी वजह से, इसका कारण क्या निकाला हमने, यहाँ पर अक्ष पर सघन विद्युत बल रेखाओं का होना, यहाँ पर अक्ष पर विरल विद्युत बल रेखाओं का होना, मतलब ये प्रतिकर्षण का कारण है। अब देखते हैं आगे। देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। प्रॉपर्टी में देखते हैं, पहली प्रॉपर्टी लिखते हैं। पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, हमने जब अलग अलग दोनों आवेशों की विद्युत बल रेखाएं बनाई थी, विद्युत बल रेखाएं बनाई थी, तो ये बिल्कुल सीधी किधर भी ये घूम नहीं रही थी, ऐसी बनाई थी, नेगेटिव के लिए ऐसी और पॉजिटिव के लिए बाहर निकलती हुई। तो इसका मतलब क्या है, ये लाइनें जो आ रही है ये सीधी आ रही है और इनका पता नहीं है ये कहां से आ रही है, तो मतलब ये इनफाइनाइट से कहीं आ रही है, ऐसा हमने माना। तो पहली प्रॉपर्टी लिखते हैं कि विद्युत बल रेखाएं इनफाइनाइट से आती या जाती है। आती कब है, नेगेटिव के केस में, जाती कब है, पॉजिटिव के केस में। अब दूसरा देखते हैं, जो ये विद्युत बल रेखाएं हैं, जो विद्युत बल रेखाएं हैं, हमने देखा था जब हमने एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लिया था, तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लिया था, तो हमने देखा था कि ये पॉजिटिव से चालू होती है और नेगेटिव में घुस जाती है, लेकिन नेगेटिव से वापस पॉजिटिव में नहीं आती। इसका क्या मतलब है, ये कभी भी बंद लूप नहीं बनाती। तो विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी में हमने देखा था कि कोई कॉन्टिन्यूअस कर्व है, सतत वक्र है, तो उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या देखेंगे, उस पर टेंजेंट या स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उसकी दिशा के अनुदिश होगी। तो देखते हैं, सतत वक्र पर विद्युत क्षेत्र की दिशा टेंजेंट या
स्पर्श रेखीय होती है, स्पर्श रेखीय होती है। ठीक है, अब देखते हैं हम विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को। अब देखते हैं कि विद्युत बल रेखाओं की संख्या यदि किसी स्थान पर बहुत ज्यादा है तो इससे क्या अनुमान लगाया जाएगा कि वहां पर विद्युत क्षेत्र बहुत ज्यादा है। विद्युत क्षेत्र बहुत ज्यादा कब होगा, जब वहां पर चार्ज बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ई का फॉर्मूला होता है Q/R²। यदि चार्ज बहुत ज्यादा है तो ई बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा। तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या यदि ज्यादा है तो वहां पर डायरेक्टली कह सकते हैं कि चार्ज बहुत ज्यादा है। तो चौथा लिख सकते हैं, चौथा लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q, जिसको कि आवेश भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। अब देखते हैं पांचवा पॉइंट। पांचवें पॉइंट में हम देखते हैं किसी एरिया पर हमें विद्युत क्षेत्र देखना हो, किसी एरिया पर विद्युत क्षेत्र देखना हो तो उस एरिया से, वही ये वाला कॉन्सेप्ट कि उस एरिया से विद्युत बल रेखाएं यदि बहुत ज्यादा गुजर रही है तो उस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत ज्यादा होगा। तो किसी एरिया में विद्युत बल रेखाएं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विद्युत क्षेत्र, या विद्युत क्षेत्र कैसे होगा, चार्ज बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र भी बढ़ेगा, ऐसे हमने समझ लिया था। क्यू बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र भी बढ़ेगा, और क्यू कब बढ़ता है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़े। तो विद्युत एरिया से विद्युत बल रेखाएं किसकी प्रोपोर्शनल होगी, विद्युत क्षेत्र के, इसको कहेंगे ई वेक्टर। ठीक है, अब देखते हैं हम अलग अलग एरिया लेके उनमें अलग अलग लेंगे विद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो एक पॉइंट यहां पर लिखते हैं, ऐसे ही कुछ विद्युत बल रेखाएं बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो मैंने लिया एक एरिया यहां, इसको मैंने नाम दिया ए। ठीक है, एक बल रेखा यहां ली मैंने, एक एरिया लिया मैंने यहां, इसको नाम दिया बी। एक एरिया लिया मैंने यहां, इसको नाम दिया सी। तो अब अलग अलग एरिया पे देखते हैं। इस एरिया में विद्युत बल रेखाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, इस एरिया में एक है, इस एरिया में कुछ भी नहीं है। तो सबसे ज्यादा विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, ए पर, फिर उससे कम बी पर, फिर सी पर। तो इनसे निष्कर्ष क्या निकला, ई पर, ई ए पर जो है ज्यादा है, फिर उससे कम है बी पर, और सी पर सबसे कम है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं अब आगे। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, जो भी नंबर आएगा 5 प्लस आएगा तो चलवा लेते हैं। छठी प्रॉपर्टी में देखते हैं हम कि दो विद्युत बल रेखाएं, एक मान लो ये आपस में कभी नहीं काटती, तो मान ली ये एक ए, तो ये विद्युत बल रेखा पहली और दूसरी, तो ये दोनों आपस में कभी नहीं ऐसा कर सकती, ये कभी काट नहीं सकती। मान लो गलती से यदि काट भी दिया तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र आएगा 2 की वजह से इधर, 1 की वजह से आएगा इधर, तो यहाँ आया 2 की वजह से, यहाँ आया 1 की वजह से। तो एक ही पॉइंट पर दो विद्युत बल या दो विद्युत क्षेत्र आए जिनकी दिशा अलग अलग है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसको लिखते हैं आगे,
दो विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी भी नहीं काटती। यदि काटे तो क्या होगा, एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग स्पर्श रेखा आएगी और दोनों अलग अलग स्पर्श रेखाओं पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। यह भी लिख लेते हैं। काटने पर क्या होगा, काटने पर क्या होगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। काट लिया तो क्या होगा, इसका आंसर है एक ही बिंदु पर दो अलग अलग स्पर्श रेखाएं आएगी और दो अलग अलग स्पर्श रेखाएं, दो अलग अलग स्पर्श रेखा आने पर क्या होगा, एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग विद्युत क्षेत्र आएंगे। एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग विद्युत क्षेत्र आएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए ये ऐसा काम कभी भी नहीं हो सकता, काटेगी बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये कथन बिल्कुल सही है। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं हम। अगली प्रॉपर्टी में हम देखते हैं तीन अलग अलग क्षेत्र बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या क्या खास बात है। तो तीन अलग अलग क्षेत्र बनाते हैं तो फिर देखते हैं तीनों में क्या क्या खास बात है। पहला क्षेत्र बनाते हैं यह विद्युत बल रेखा है, इसको नाम दिया ए। अब बनाते हैं दूसरी विद्युत बल रेखाएं। इसको नाम दिया बी। अब बनाते हैं तीसरी विद्युत बल रेखाएं। इसको नाम दिया सी। ठीक है, अब देखते हैं तीनों के बारे में अलग से। तो इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, सभी की दिशा, सभी की डायरेक्शंस। यहाँ पर डायरेक्शन कुछ और है, यहाँ पर डायरेक्शन कुछ और है, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और है। तो ए वाले में देखा कि मैग्नीट्यूड सभी का समान है और डायरेक्शन अलग अलग जगह पर अलग अलग है। तो इसमें क्या है, दिशा असमान है। दूसरे वाले में देखा कि इसमें दिशा भी असमान है, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन आ रही है और इनका मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है। तो दिशा व मैग्नीट्यूड को कहते हैं परिमाण। दिशा व परिमाण अलग अलग है। तीसरे वाले में देखते हैं डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर सेम। दिशा सभी की समान है, सभी का मैग्नीट्यूड समान है। तो दिशा व परिमाण अलग समान है, समान है। ये क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि ऐसे विद्युत बल रेखाएं बनाओ जिसकी दिशा असमान हो, दिशा असमान हो, इसमें मैग्नीट्यूड समान है। ऐसे कह सकता है दिशा व परिमाण दोनों समान है, तो ये बनाना है। दोनों समान होने की कंडीशन में ये। अब देखते हैं एक महत्वपूर्ण और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है।
माना कि एक विद्युत बल रेखा ऐसी है, विद्युत बल रेखा ऐसी है, तो इस पर यदि कोई आवेश को रख दिया जाए, इस विद्युत बल रेखा पर किसी आवेश को रख दिया जाए, तो क्या वह आवेश इस बल रेखा पर ही या इस बल रेखा की अनुदिशी गति करेगा या नहीं करेगा। तो जनरली हम देखें, अब तक जितना हमने पढ़ा है उसके आधार पर यदि देखें तो ये इसी रेखा पर गति करना चाहिए, क्योंकि इस पर बल लगता है टेंजेंट के अनुदिश या स्पर्श रेखा के अनुदिश। तो हमेशा इस पर यहाँ जाएगा ये कण यहाँ जाएगा, ये कण यहाँ जाएगा, ये कण यहाँ जाएगा, यहाँ स्पर्श रेखा के अनुदिश, यहाँ स्पर्श रेखा के अनुदिश, यहाँ स्पर्श रेखा के अनुदिश। लेकिन हमने पहले 11th में पढ़ा था कि यदि कोई भी बिंदु, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि किसी वक्र पर गति करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी वक्र पर या किसी कर्व पर गति करता है, तो यदि टेंजेंशियली एक फोर्स लगता है, यहाँ पर एक बल लग रहा है, तो ये इधर ही निकलेगा। इसको इस वक्र पर गति करवाने के लिए एक बल इधर लगना चाहिए, जो कि इसको नीचे की तरफ बांधे रखे, इधर की तरफ नहीं जाने दे। तो रिजल्टेंट इधर आएगा, एक रिजल्टेंट इधर आएगा, रिजल्टेंट फोर्स इधर आएगा, जो कि इसको स्पर्श रेखा पर गति कराने के लिए मजबूर कर देगा। तो अभी देखते हैं कैसे होगा। इसमें जो फोर्स लग रहा है वो केवल Q इंटू ई, जो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लग रहा है। विद्युत क्षेत्र स्पर्श रेखा की दिशा में लगेगा, तो स्पर्श रेखा की दिशा में इस पर ये कोई कण है, ये स्पर्श रेखा की दिशा में कोई बल लगा, मान लो F, तो ये कण यहाँ पर मान लो इसका आवेश Q है, तो ये कण उस पर एक एक्सेलरेशन पैदा होगा, उसका मान होगा F इंटू F अपॉन M, जितना उस पर बल लगेगा अपॉन मास ऑफ डिस्चार्ज। ये एक इस पर त्वरण जनरेट हो जाएगा यहीं, तो यहाँ एक त्वरण पैदा होगा जो कि इसको इस दिशा में लेके जाएगा। यदि किसी भी कण को इस वक्र पर गति करवाना हो, तो इस पर एक बल इधर लगना चाहिए, इसका एक त्वरण इधर भी होना चाहिए। इस कंडीशन में वो त्वरण यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या करेगा, ये इस बात को फॉलो नहीं करेगा, इस बात को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, इस बात को फॉलो करने के लिए क्या होगा, इस पर दो त्वरण होने चाहिए, जो कि हमने 11th क्लास में पढ़ा था। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, यदि इस पथ पर किसी कण को गति करवानी हो तो एक त्वरण लगेगा इधर, एक त्वरण लगेगा इधर, इसको कहते हैं AT, इसको कहते हैं AC। ठीक है, इसमें ये वाला त्वरण एब्सेंट है, इसीलिए यो इस बात को फॉलो नहीं करेगा। तो ये थी आज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। अगली जो क्लास आएगी उसमें हम देखेंगे विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, और आगे देखेंगे उसके बल वगैरह कैसे लगते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।